वेलकम बैक टू फैक्ट्स विद ओके। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे देश के दो दिग्गज बिजनेसमैन की बात करते हैं, मुकेश अंबानी और रतन टाटा। दोनों की अमीरी के चर्चों से शायद ही कोई बचा होगा। एक तरफ मुकेश अंबानी ने हाल ही में अपने बेटे की शादी पर किए 5,000 करोड़ रुपए खर्च, वहीं दूसरी ओर रतन टाटा मेंटेन करते हैं लो प्रोफाइल। आज की वीडियो में जानते हैं उनके बैकग्राउंड को, उनकी लाइफस्टाइल, उनके कंपनीज और उनकी नेटवर्थ को। किसी ने टेलीकॉम से लेकर पेट्रोलियम तक फैलाए रखा है, तो कोई स्टील, ऑटोमोबाइल्स और डेली यूज के कंज्यूमेबल्स में अपनी पकड़ बनाए हुए है। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, ये बात तो साफ है कि अमीरी के मामले में मुकेश अंबानी सबसे आगे है। और अगर कंपनीज की बात हो तो मुकेश अंबानी के पास है 6 कंपनीज। वहीं सिंपल लिविंग पसंद इंसान रतन टाटा के पास 135 से भी ज्यादा कंपनीज। इतने कंपनीज के मालिक होने के बावजूद रतन टाटा इस तरह अमीरी के मामले में पीछे रहने के राज को जानकर आप दंग रह जाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज जहां लिमिटेड सेक्टर में काम करता है, वहीं टाटा ग्रुप लगभग हर सेक्टर में अपनी पकड़ बनाए रखे हैं, जिसमें स्टील, केमिकल्स, IT, ऑटोमोबाइल्स भी शामिल है। टाटा ग्रुप में इतने ज्यादा कंपनीज होने की वजह से टाटा ग्रुप का मार्केट कैपिटल रिलायंस ग्रुप से कहीं ज्यादा है, जो $400 बिलियन के भी ऊपर है। ये हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की टोटल GDP से भी ज्यादा है। अब सोचने वाली बात ये है, मुकेश अंबानी इतने बड़े ग्रुप के मालिक रतन टाटा से अमीर कैसे हो गए। उससे बढ़कर हैरानी की बात यह है कि जब हमारे देश के अमीर लोगों की लिस्ट आती है तो उसमें कहीं भी रतन टाटा का जिक्र तक नहीं होता। दोस्तों, अगर आज एशिया के रिचेस्ट पर्सन का टाइटल मुकेश अंबानी के पास है तो उसकी वजह भी रतन टाटा की दरिया दिल्ली है। क्योंकि अगर रतन टाटा अपने दिल को मजबूत करके अपनी सारी दौलत अपने हाथ में ले ले तो वो भी बन सकते हैं एशिया के सबसे अमीर इंसान। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, चलिए जानते हैं उसके पीछे की सच्चाई को। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगभग 48% शेयर्स के मालिक है। जब आधी कंपनी ही उनके नाम है तो जाहिर सी बात है कि कंपनी की वैल्यू बढ़ने से आदमी की वैल्यू भी बढ़ती है। वहीं अगर बात की जाए रतन टाटा की, तो वो टाटा ग्रुप में 1% से भी कम शेयर्स के मालिक है, क्योंकि उनकी कंपनी के 66% शेयर्स उन्हीं की कंपनी के अलग अलग ट्रस्ट जैसे सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन ट्रस्ट जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट किए गए हैं, जो हमारे देश के एजुकेशन, हेल्थ केयर, लाइवलीहुड को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। रतन टाटा अपने फैमिली के वैल्यूज को आगे बढ़ाते हुए अपनी कंपनी का 2/3 हिस्सा हमारे देश के गरीब लोगों के नाम कर रखे हैं। लेकिन अगर वो चैरिटी के शेयर्स भी अपने नाम कर ले तो वो सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि एशिया के भी रिचेस्ट इंसान बन सकते हैं। दोनों के पास हर लग्जरी मौजूद है, घर, गाड़ी, पैसा, सब कुछ है। लेकिन एक जहां हमेशा अपनी आलिशान जिंदगी से लाइमलाइट में रहना पसंद करता है, वहीं दूसरा अपनी सादगी से खुद की लो प्रोफाइल मेंटेन करता है। जहां दुनिया भर में मुकेश अंबानी के चर्चे हुए जब उन्होंने अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए, बीवी को कई लग्जरी फ्लैट्स, करोड़ों के आलिशान प्राइवेट जेट्स और कई लग्जरी गाड़ियां गिफ्ट की। मुकेश अंबानी के पास एक स्पेशल कस्टमाइज्ड यॉट है जो सोलर रूफटॉप से बनाई गई है, जिसमें हर लग्जरी मौजूद है, जिसकी कीमत 800 करोड़ रुपए है। हद तो इतनी है कि मुकेश अंबानी ने अपने नौकरों को तक लग्जरी सुविधा दे रखी है। वहीं दूसरी तरफ अगर रतन टाटा जी की बात की जाए तो जितना उनके बारे में जानेंगे आप उतना ज्यादा हैरान होते जाएंगे। वो स्टार्टिंग से ही सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं। उनका घर भी काफी सिंपल और खूबसूरत है। वो कभी कोई बड़ा खर्चा करते हुए दिखाई नहीं दिए। रतन टाटा जो जैगुआर लैंड रोवर के मालिक हैं, आपने कभी उनको लग्जरी कार चलाते हुए नहीं देखा होगा। इनफैक्ट वो टाटा नैनो चलाते हुए जरूर दिखाई दिए। वो ज्यादातर अपने पैसों को नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, जिससे हमारे देश की नई पीढ़ी को मदद मिल सके। आज टाटा हेल्थ केयर हमारे देश के लगभग हर स्टेट में मौजूद है। टाटा ग्रुप सोशल वर्क में भी काफी आगे है, लेकिन ज्यादा न्यूज में नहीं आते। वहीं मुकेश अंबानी अगर किसी पार्टी में भी मौजूद हो तो वो भी न्यूज के हेडलाइंस बन जाती है। और दूसरी ओर सोशल वर्क में आगे रतन टाटा की समाज सेवा सामने नहीं आती, क्योंकि वो खुद काम को छुपा कर करना पसंद करते हैं। अगर देखा जाए तो दोनों में एक बात कॉमन है, दोनों ही सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुए थे। मतलब दोनों को ही शुरू से एक बिजनेस मिल चुका था, दोनों के कंधों पर एक जिम्मेदारी थी, वो कैसे इस बिजनेस को और बड़ा बनाए। अगर शुरुआत की बात की जाए तो टाटा ग्रुप की टेक्सटाइल कंपनी की शुरुआत 21,000 रुपए से की गई थी। इसका नेटवर्थ आज 5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। 1839 में जमशेदजी टाटा का स्ट्रगल बचपन में ही मुंबई से शुरू हो गया था। उन पर परिवार की जिम्मेदारी जल्द ही आ गई थी। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी जोड़कर 21,000 रुपए के साथ टेक्सटाइल बिजनेस में एंट्री की थी और कुछ ही दिन में उन्होंने नागपुर में अपनी पहली टेक्सटाइल मिल शुरू कर दी, जिसमें उन्हें काफी प्रॉफिट हुआ। फिर उन्होंने ऐसे ही और 3 प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया, जिसका फायदा पूरे देश को होने वाला था, जिससे देश में कई जॉब्स क्रिएट होने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई और उनके सपने को उनके बेटे दोराबजी टाटा ने आगे बढ़ाया। जमशेदजी टाटा का मानना था कि जिस भी देश में एक स्टील प्लांट नहीं होता वो देश कभी डेवलप नहीं हो सकता, जिसको नजर में रखते हुए उन्होंने आयरन और स्टील और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की कंपनीज बनाकर अपने पिता के सपने को पूरा किया। साथ ही उन्होंने हमारे देश का
पहला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस शुरू किया। लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो ईयर 1938 में टाटा ग्रुप की सारी जिम्मेदारी जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा ने ले ली और उन्होंने अपने 14 कंपनियों को चलाते हुए अपने कंपनीज को बढ़ाकर 95 तक पहुंचाया। JRD टाटा ने इंडिया की पहली एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस की भी शुरुआत की थी, जिसे आगे चलकर इंडियन गवर्नमेंट ने अपने अंडर करके उसे एयर इंडिया का नाम दे दिया। फिर आगे चलकर अपने परिवार के काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली रतन टाटा को, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से अपने फैमिली बिजनेस को दुनिया भर में फैलाया और बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाया। उन्होंने अपनी कंपनी का नेटवर्थ 5 लाख करोड़ के भी ऊपर पहुंचाया। आज उनकी कंपनी 150 से भी ज्यादा देशों में मौजूद है, जिसमें 1 मिलियन से भी ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। अगर आप अंबानी ग्रुप, बिरला ग्रुप, SBI और HDFC के सारे एम्प्लॉयज को भी मिला लें, तब भी आप टाटा ग्रुप के एम्प्लॉयज से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। इन सारे कंपनीज के एम्प्लॉयज मिलाकर भी 1 मिलियन नहीं होते। इतना सब होने के बावजूद जब फोर्ब्स की लिस्ट आती है रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया, रिचेस्ट मैन ऑफ एशिया या रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, कहीं पर भी रतन टाटा का जिक्र भी नहीं होता। उसकी वजह है टाटा ग्रुप में सिर्फ 0.83% शेयर्स ही रतन टाटा ने अपने पास रखे हैं, बाकी सब अपनी चैरिटी फाउंडेशंस को डोनेट कर डाला। आज भले ही वेल्थ के मामले में अंबानी या कोई और रतन टाटा से मुकाबला कर सकता है, लेकिन दरिया दिली के मामले में मुकेश अंबानी क्या पूरी दुनिया का कोई भी बिलियनर रतन टाटा से मुकाबला नहीं कर सकता। वहीं अगर मुकेश अंबानी की बात की जाए तो उनके 16,000 करोड़ के शानदार घर एंटेलिया में जितना एरिया है उतने एरिया के बिल्डिंग्स में मुंबई की आधी आबादी रहती है। उसमें 6 फ्लोर्स तो सिर्फ कार पार्किंग के हैं। लेकिन अंबानी की जिंदगी स्टार्टिंग से ऐसी नहीं थी। धीरूभाई अंबानी ने इस नाम को कमाने के लिए बहुत मेहनत की है। वो यमन में नौकरी करने जब गए तो वहाँ उन्होंने अपनी कमाई जोड़ी और फिर मुंबई में वापस एक चॉल में रहने आ गए। काफी अप्स एंड डाउन के बाद धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन की शुरुआत की और 1 लाख रुपए लगाकर मसालों के बिजनेस की शुरुआत की। लेकिन उन्हें धीरे धीरे ये पता लगने लगा था कि भारत टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा ग्रो करेगा, जिसके चलते वो स्लोली टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ डाइवर्सिफाई करने लगे और पॉलिस्टर की ट्रेडिंग करने लगे। बाहर के देशों से खरीद कर वो हमारे देश में यूज किया करते थे। कुछ दिन बाद उन्होंने विमल नाम से कपड़ों का बिजनेस शुरू किया। देखते ही देखते वो कामयाबी की बुलंदी को छूने लगे। एक ऐसा वक्त भी था जब उन्हें भारत का टेक्सटाइल किंग भी माना जाता था। फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके बाय और सेल करने का काम भी खुद धीरूभाई अंबानी ने शुरू किया। ये उस वक्त की बात है जब हमारे देश में इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा पैसा बना कर दिया। साल 2002 में उनका रेवेन्यू 75,000 करोड़ का हो गया। उनके गुजरने के बाद उनके बेटों ने उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाया। मुकेश और अनिल में बिजनेस को बराबर बांट दिया गया। जितनी भी पुरानी कंपनीज थी वो सारी मुकेश अंबानी को मिलती है और सारी फ्यूचरिस्टिक कंपनीज अनिल अंबानी के नाम आती है। लेकिन दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट था। मुकेश अंबानी बहुत ही होशियारी से अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करते गए और आज बिजनेस को इस मुकाम तक ला खड़ा किया। जब धीरूभाई अंबानी की डेथ हुई उस वक्त उनकी नेटवर्थ थी करीब $25 बिलियन और आज उनके बेटे मुकेश अंबानी की नेटवर्थ है $116 बिलियन। दोस्तों, ये थी हमारे देश के 2 दिग्गज बिजनेसमैन की कहानी। आप खुद से जरूर एक सवाल करें, क्या पैसे से ही आदमी अमीर बनता है या फिर जिसके पास दिल बड़ा होता है, जो जरूरतमंदों की मदद करता है, वो एक्चुअल में ज्यादा अमीर होता है? आपको एक इंडियन के रूप में रतन टाटा या मुकेश अंबानी में कौन ज्यादा पसंद है, कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देख सकते हैं अपने एंड स्क्रीन पर। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ।